We'll study about the next part of refraction process. This is a refraction. Okay. अब इस रिफ्रैक्शन में हम पढ़ने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन 1 and 2 and 2 and 1. Relation between relation between 1 and 2 and 2 and 1. इसमें आपको ये समझना है कि 1 and 2 का मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट इट इज़ गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, और इसमें आपको समझना है कि रे ऑफ लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to 1, राइट। और इसको आप एक्सपेंड करें 1 and 2, 1 and 2। आपको मैथमेटिकली लैंग्वेज की सेंस समझनी है। मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रही है, और इसका मीनिंग ये है कि इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं, दिस इज़ 2 and 1, मतलब रे ऑफ लाइट जा रही है सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए हम कुछ इसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको बिना प्रयत्न किए अपने आप समझ आने वाला है। हम जो एग्जिस्टिंग डायग्राम एनसीईआरटी का है उसी को लेकर हम चलने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी ना हो, बार बार अलग अलग डायग्राम ना बनाना पड़े। देखिए, यहाँ हम इस डायग्राम को रखते हैं, फिर यहाँ से ही हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि हमने 1 and 2, मतलब जो रे ऑफ लाइट है, एक हम इसका इंटरफेस को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आपने समझ लेना है कि जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का है। ए इंटरफेस है, ये ऐसी बाउंड्री है जो रेयरर और डेंसर मीडियम को अलग करती है। ये जो मीडियम नंबर 1 है, जो एयर है, ये आपका रेयरर मीडियम हुआ, ओके। और ये 2 है, ये हुआ डेंसर मीडियम। सो इसको हम N1 से मार्क कर देते हैं, और इसको हम N2 से मार्क कर देते हैं। आपने सिर्फ मैथमेटिकल प्रोसेस समझना है कि हम किस तरीके से इस घटना को मैथमेटिक्स में लिखेंगे, फिर आपको खुद ब खुद समझ आने वाला है। अब आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है एयर से ग्लास की ओर। यहाँ एयर है, जो रेयरर मीडियम है, यहाँ एयर है, और इसको आप लिख लीजिए कि ये कोई ग्लास है, ओके। इसको हम डेंसर मीडियम का हम ग्लास ले लेते हैं, आगे भी हमें समझना आसान रहेगा। सो रे ऑफ लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2। तो इसको लिखना कैसे है, इसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है स्नेल्स लॉ। तो जो n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। अब इसका जो स्वाभाविक मीनिंग है जस्ट सिंपल n का, इस स्टेज पर यदि मैं सिर्फ सिंपल n लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट है रेयरर टू डेंसर जा रही है, ओके। इसका अपने आप में बेसिक मीनिंग है। तो उस टाइम हमें एयर टू ग्लास लिखने का ज़रूरत नहीं, हम सिंपली n लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एयर टू ग्लास, ANG भी लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको 1N2 भी लिख सकता हूँ, ओके। तो साइन आई का क्या मतलब है, साइन आई का मतलब है साइन ऑफ एंगल इन द रेयरर मीडियम। इस टाइम जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये रेयरर मीडियम का में क्या एंगल बन रहा है वो हम यहाँ लिख देते हैं साइन आई, ओके। और नीचे वाला पार्ट है डेंसर मीडियम का एंगल लिख देते हैं हम, ये डेंसर मीडियम का एंगल हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। सुंदर रिलेशन, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। दूसरे केस में हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ एक मिरर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, यहाँ एक मिरर लगा दिया और उसको अरेंज किया 90 डिग्री टू द रिफ्रैक्टर रे। यहाँ हमने एक मिरर रख दिया, और इसका जो दिस पार्ट जो है ये पॉलिश्ड है। हुआ यूँ कि जैसे ही रे ऑफ लाइट इसके ऊपर टकराई, तो टकराने के बाद वो क्या की, वो पिछले डायरेक्शन में दोबारा वापस मुड़ जाएगी, कुदरती है।
जिस एंगल के ऊपर टकराएगी 0 डिग्री पर टकराएगी तो 0 डिग्री पर वापस मुड़ जाएगी। तो ये वाला पार्ट था इनकमिंग रे और ये है अब वापस जा रही है रे, और इस रास्ते वो सो फिर दोबारा बिकॉज वो डेंसर टू रेयरर जाएगी। सो वो हमने आपके साथ चर्चा की है कि जब डेंसर से रेयरर जाती है DARA देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ देखिए वो नॉर्मल से परे की ओर मुड़ जाएगी, राइट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखना है कि हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं या हम यहाँ से लिख देते हैं नाउ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो डेंसर मीडियम का नाम है ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर मीडियम इज एयर। तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n1। अब यहाँ एंगल देखिए, अब आपका जो फर्स्ट एंगल है वो है डेंसर मीडियम में एंगल है R और रेयरर मीडियम में जाकर एंगल है I। ओके, अब सिंपल आपने इक्वेशन बना लिया, कुछ नहीं करना आपने। इक्वेशन नंबर 1 को आपने इक्वेशन नंबर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने में बड़ा सिंपल तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम सबके साथ तो हमारी बात बनेगी नहीं। तो यहाँ से ये पार्ट चूज़ कर लीजिए और यहाँ से ये पार्ट चूज़ कर लीजिए। लिख आप किसी भी तरीके से सकते हैं। ओके, अब इसको जब हम लिखेंगे या गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से गुणा कर देंगे। हम लिखते हैं 1n, ओके वेट फॉर मिनट, 1n2 रेयरर टू डेंसर क्रॉस डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, आपने लिखा साइन I अपॉन साइन R इंटू, यहाँ आ जाएगा साइन R अपॉन साइन I। तो साइन R से साइन R कैंसिल हो जाएगा, साइन I से साइन I कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1। अब देखिए ज़रा, आपके पास आया 1n2 मल्टीप्लाइड बाय 2n1 इज इक्वल टू 1। सो दिस 1n2 is equal to 1 upon 2n1. Okay, so this is the relation, required relation we were discussing about। ये हमारा पहला रिलेशन हुआ। और यदि आप इसको अब एयर और ग्लास की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, एयर की जगह आप लिख सकते हैं ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट इट। वो ज़रूरत के हिसाब से है, आपको जैसी ज़रूरत है आप वैसा कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसके लिए हमें अगले पेज पर चलना पड़ेगा। A refraction of light through a glass slab। नेक्स्ट पार्ट ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, a refraction of light through a glass slab। अब ग्लास स्लैब से यदि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है तो हम उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसका हम एक डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। अब इस डायग्राम की हेल्प से ही हम इसको सीखेंगे। ओके, सो सी है, इससे यदि रिफ्रैक्शन होता तो क्या होगा। ये देखिए, ये मीडियम है एयर और ये है ग्लास स्लैब, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि इसके बीच में एक जो असेंशियल मैथमेटिक्स है उसको हम डेवलप करते हैं और उसके हेल्प से फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। ओके, सो
यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से जा रही है, इस पॉइंट के ऊपर पड़ रही है। ये है नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक पहला पॉइंट है। फिर वो यहाँ टकराती है, बेंड होने के बाद यहाँ बेंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है, फिर यहाँ इंसिडेंट होती है और बाद में बाहर चली जाती है। सो एयर से ग्लास में एंटर करती है, ग्लास से वापस फिर एयर में चली जाती है। इस प्रोसेस को हम लिखने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से हमने अभी अभी सीखा है। देखिए पहले इस रीजन की बात करते हैं, इस पॉइंट की। इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। इसका मैथमेटिक्स कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सिंपली कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है एयर से ग्लास की ओर जा रही है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और इसको आप स्नेल्स लॉ से लिखें तो जो आप एयर से जा रही है तो एयर वाला एंगल आप चूज कर लीजिए। ये आपके पास आएगा साइन I1 एंड दिस साइन ऑफ R1। इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख दीजिए, राइट। फिर हम चलते हैं आगे, फिर हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हम फिर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इधर रे ऑफ लाइट जो ग्लास में के लिए इंसिडेंट रे है और एयर के लिए वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से एयर की ओर जा रही है, तो मैं इसको लिखूंगा ग्लास टू एयर। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आप लिख दीजिए कि ग्लास में उसका एंगल कितना है, ये आ जाएगा आपके पास साइन I2 अपॉन साइन R2। दिस इज साइन R2, so this is equation number 2। क्लियर? अब हम जानते हैं कि बट वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है कि जो ANG है इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। ये फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप निकालिए फ्रॉम इक्वेशन टू 1 अपॉन GNA क्या होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 रख लीजिए। ये हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ANG की वैल्यू है साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2। अब ये दोनों बराबर है। जरा गौर से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एंगल है I1 और यहाँ एंगल है R2, I1 एंड R2, और यहाँ नीचे है एंगल R1 और यहाँ है एंगल I2, राइट। आई कैन राइट कि जो R1 है एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2। आप एक रफ आइडिया लगाएंगे, क्यों? बिकॉज ये एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड है, ये अल्टरनेट एंगल है। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए बराबर होंगे। 10th का मैथमेटिक्स आप यहाँ लगा सकते हैं। अब यदि ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब इन साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ दिस एंगल विल बी सेम, वो तो वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब मैं इसको फर्दर ऐसे ले सकता हूँ, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, ये बचा। अब आप समझते हैं कि ये देखिए, आप खुद समझते हैं कि यदि आप ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब एसेंशियल है कि I1 जो है R2 के बराबर होगा। सिर्फ ये तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ एंड ओनली इफ I1 जो है वो R2 के बराबर होगा। ओके,
सो दिस इज़ द कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन हमें बहुत हेल्प करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रे ऑफ लाइट जैसे इंटरफेस पर एंटर करती है, जिस एंगल पर वो एंटर करती है उसी एंगल पर वो बाहर आती है। इसका मैंने प्रैक्टिकल जैसा मीनिंग, आपने इसे समझा क्या, इसका आंसर भी आपने देना है कि इंटरफेस के ऊपर लाइट जिस एंगल के ऊपर टकराती है, जिस ऑब्लिक एंगल के ऊपर टकराती है, उसी ऑब्लिक एंगल के ऊपर वो आपका जो मीडियम है उसको छोड़ती है, दोबारा फिर से सेम मीडियम एंटर करती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, तो बेंड होने के बाद दोबारा फिर उसी एंगल के ऊपर वो उस मीडियम को, जो डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है, उसको छोड़ देती है। ओके, so this is very interesting information from this part of the discussion। अब हम यहाँ देखें कि हम इस आर्टिकल को दोबारा फिर से आगे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं। हमने देखा कि यदि हमारी रे ऑफ लाइट, यदि आपके पास ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती और सॉरी, तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाती, ये देखिए इस तरीके से जाती। यदि ग्लास स्लैब ना होती तो इस रास्ते पर जाती, और ग्लास स्लैब होने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो इस रास्ते पर जा रही है। हमें यहाँ ढूंढना है कि शिफ्ट कितना होगा। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। साइड को कितनी शिफ्ट हो गई, ये देखिए ना, जाना उसको ऐसे था और वो जा ऐसे रही है। इसको हम शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, लेटरल का मतलब साइड। तो जो रे ऑफ लाइट है वो साइड को कितनी शिफ्ट हो गई है, देखिए नीचे को कितनी शिफ्ट हो गई है। अब इसको ढूंढना है हमने। ओके, कि शिफ्टिंग कितनी होती है। अब हमें पता चल के शिफ्टिंग होती है, अब कितनी होती है उसके लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अगले पेज पर चलना होगा। ये देखिए, चलो हम सबसे पहले आपके साथ फिर इमेज को शेयर करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है इस इमेज के बगैर इसका नहीं हो पाएगा। राइट, चलिए हम सबसे पहले इमेजिन करते हैं कुछ। हमें इस रिज़ल्ट को निकालने के लिए, रिज़ल्ट को फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी स्लैब है उसकी कोई थिकनेस है, एंड दिस थिकनेस इज सम टी। टी इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और ये उतना इसका थिकनेस है जितनी देर के लिए ये, मतलब ये वो वैल्यू है जितनी देर के लिए जो लाइट है वो अदर मीडियम में रहती है। और इस वाले पार्ट को आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर है, और इसकी वैल्यू जो है वो डी है। दिस इज द लेटरल शिफ्ट डी। ओके, अब जरा आप देखें कि इसको हम इस लाइन को हम पूरा कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल के ये यहाँ मिल जाते हैं। ओके, सो दिस साइड इज नोन फॉर यू, ये वाला पार्ट आपके लिए टी ही हो जाएगा। दिस पार्ट ये टी रहेगा, इतनी थिकनेस में वो लाइट जो है वो अदर मीडियम में रहेगी। और अब ये वाला पार्ट जो है, जो ये एंगल रहेगा, दिस एंगल इज, इसको जरा खुला करके लिख देते हैं, ये होगा I1 माइनस R1। ओके, अब ट्राइंगल आपके पास हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ओके, so now in triangle OAB, right, in triangle OAB we have, हमारे पास जो OA है, हम इंजॉय करेंगे इसको सीखने में। एक कोई T यूनिट है, और OB हमने कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे कि जो ये हो जाएगा आपके पास OB अपॉन नोन साइड इज T। सो दिस इज बेसिकली hypotenuse upon base, so that is equal to secant। secant जो थीटा वाला पार्ट है वो हो जाएगा R1। ओके, हम ऐसे लिख देते हैं कि एंगल BOA इज इक्वल टू R1। राइट, सो जो OB है ये हुआ T टाइम
सीकेंट R1, इसको आप संभाल लीजिए, ये इसको हमने लॉक कर दिया। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर एक ट्रायंगल आप चूज कीजिए, इन ट्रायंगल, आप इसको बड़ा सिंपल और साधारण पाएंगे। इन ट्रायंगल ओ सी बी ए का विच इज राइट एंगल एट सी, और इसमें एंगल आप चूज कीजिए COB इज इक्वल टू I1 माइनस R1। ये एंगल रहेगा, इसको कंसिडर करना है, एंगल एट O, ओके, विच इज I1 माइनस R1। यहाँ से आप एक कॉमन साइड ही आपको निकालना है दोनों बार। नीचे वाले जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने चूज किया उससे OB को निकाला, यहाँ भी आप कॉमन साइड को आप निकालिए OB। सो OB आपके पास हो जाएगा इसमें OB अपॉन नोन साइड, अब इस ट्राइंगल में D है, रेशियो ऑफ अननोन टू नोन, दिस इज इक्वल टू कोसीकेंट। कोसीकेंट जो आपका एंगल है वो है I1 माइनस R1, राइट। सो यहाँ से आप OB को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास D कोसीकेंट I1 माइनस R1, राइट। इसको भी आप संभाल के रख लीजिए, लॉक कर दिया जाए जी, ये लॉक कर दिया हमने। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1 आपको बता दिए कि जो OB साइड है वो है T सीकेंट R1। इक्वेशन नंबर 2 आपको बता दिया कि OB जो है वो D कोसीकेंट I1 माइनस R1 है। अब सवाल ये है कि कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी गलत है। यदि परफेक्ट मैथमेटिक्स है तो गलत कोई भी नहीं है, तो यदि इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं डी, पहले ऐसे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 and equation 2 we have, from both of these equation I can write this is D cosecant I1 minus R1 is equal to T secant R1, ओके। और ये आपके पास आ जाएगा D इज इक्वल टू T टाइम secant R1 अपॉन को secant, दिस इज I1 माइनस R1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं आगे, T टाइम साइन ऑफ I1 माइनस R1, और सीकेंट का उल्टा कॉस होता है, इसको आप ले सकते हैं कॉस R1। सो फाइनली यू हैव D इज इक्वल टू T साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1। सो ये है वो एक्सप्रेशन जहाँ जो आपको ये जानकारी देगा कि यदि आप इतने एंगल के ऊपर एक रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो और इतना उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है तो इतनी डेविएट कर जाएगी, इतना उसका लेटरल जो शिफ्ट है वो हो जाएगा। अब आप थोड़ा जानने की कोशिश करें कि मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितना हो सकता है। यदि कॉस R1 जो है यहाँ 1 आ जाए और साइन I माइनस R1 भी 1 हो जाए, तो R1 इसमें 0 होना चाहिए। मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितना होगा यदि इफ R1 जो है वो 0 होना चाहिए, 0 डिग्री, देन cos 0 इज इक्वल टू 1, और I1 माइनस R1 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। दिस मीन्स इफ R1 इज इक्वल टू 0, सो जो I1 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो जब एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के ऊपर टकराएगी, I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द शिफ्ट विल बी इक्वल टू D।
जो टोटल जो शिफ्ट हो जाएगी वो डी के बराबर हो जाएगी। ओके, दिस इज द मैक्सिमम शिफ्ट। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि ये इंजॉयबल पार्ट है हमारे, हम रिफ्लेक्शन को आगे कैसे कैसे सीख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होने वाला, और आप जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट आप आगे सीखते चले जा रहे हैं। कुछ पार्ट हमने इसका और सीखना जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अपना रोल अदा करता है। इसके लिए हमें अगले पेज पर चलना होगा। चलिए हम वो पेज ऐड कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। यदि मीडियम ज़्यादा हो जाता है तो ये सब कुछ कैसे घटेगा। अब आपको इसके कॉमन लॉज हैं वो पता चल गए हैं और आप बड़े कंफर्टेबली इसको कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं, पहले डायग्राम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं, वो डायग्राम के बगैर बात बनने नहीं वाली। ये आपके पास है एक मीडियम, ओके, और दूसरी बार के जो मीडियम है उसका हम कलर बदल देंगे। ये है आपका दूसरा मीडियम, राइट। अब एक जो रे ऑफ लाइट है वो पहले फॉर एग्जांपल यहाँ टकराएगी, फिर वो कुछ यहाँ टकराएगी और फिर वो यहाँ टकराएगी। हमने इसका जस्ट लैंग्वेज समझना है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोसीड करना है। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलती है, ऐसा आपने इसका मैथमेटिक्स लिख देना है, यहाँ टकराएगी और फिर वो कुछ बेंड हो जाती है तो यहाँ चली आएगी, फिर वो बेंड हो जाएगी, फिर यहाँ चली जाएगी, और फिर हमने पढ़ा है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर वो एंटर करेगी उसी एंगल के ऊपर वो बाहर चली जाएगी। अब इमेजिन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ओके, ठीक है जी। अब हम ये ले लेते हैं कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है। ओके, ये वाला पार्ट है एयर और ये है वाटर, फिर वो पानी में एंटर करती है, फिर वो ग्लास में एंटर करती है और दोबारा फिर से हवा में चली जाती है। तो हम इसका एक सिंपल मैथमेटिक्स लिख देंगे। सबसे पहले वो यहाँ टकराती है तो इसका एंगल फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और पहली बार जब वो रिफ्रैक्ट करती है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो जाता है। आपको पता है कि ये जो दोनों नॉर्मल जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसलिए इनके अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। यदि ये एंगल R1 है तो ये भी R1 होगा। अब दोबारा फिर से यहाँ रिफ्रैक्ट करती है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R2 हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों पैरेलल साइड आ जाएंगी, इसलिए ये एंगल भी R2 होगा। और जब वो बाहर निकलेगी, हमने आपको पहले ही ये आपके साथ शेयर कर दिया है, बात कर ली है कि जिस एंगल के ऊपर वो एक डेंसर मीडियम एंटर करती है उसी एंगल से वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाहर चली आती है। तो ये एंगल आई है तो ये आई ही होगा। ओके, हम अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को। जैसे जैसे आपकी जो रे है वो एंटर की है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले वो गई एयर टू वाटर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको हम लिख देंगे एयर टू वाटर। ओके, इसको लिखा कैसे जाएगा, इसका एंगल लिख दीजिए आप, इसका एंगल आ जाएगा, एयर में इसका एंगल है आई और वाटर में इसका एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। इसको आप नंबर 1 रख दीजिए। फिर आप इस पॉइंट पर चलिए, फिर आप यहाँ चलिए, इस पॉइंट पर लगाइए। अब जा रही है ये दूसरे स्टेज में वाटर से ग्लास की ओर। तो वाटर में इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन R1 अपॉन साइन R2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और तीसरे केस में हम चलते हैं, अब हम यही लॉ यहाँ लगाते हैं।
ग्लास से एयर की ओर, दिस इज ग्लास एंड देन बैक टू एयर, इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा साइन R2 अपॉन साइन आई। ये देखिए कितना सिंपल काम है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3। सो गुणा करने का आप तरीका जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड गुणा कर दीजिए, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड गुणा कर दीजिए। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ANW, लेफ्ट हैंड साइड में अगला पार्ट है WNG, फिर अगला पार्ट है GNA। एयर से वाटर में गई, वाटर से ग्लास में गई, ग्लास से एयर में गई। आप इसको ऐसे रीड करना, उसका आपको पूरा पाथ इसी मैथमेटिक्स से पता चल जाएगा। एयर से वाटर में गई, वाटर से ग्लास में गई, ग्लास से एयर में गई। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पार्ट आ जाएगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन आई। ओके, अब साइन आई से साइन आई कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1। अब आप इन तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैलकुलेटिंग WNG, जब वाटर से ग्लास में गई तो वो आ जाएगा 1 अपॉन ANW इंटू GNA, बट GNA इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG। आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा यू कैन हैव WNG इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ANG अपॉन ANW। So this is the final answer of the question, final answer of the problem. You can say this is a question also, कि किस तरीके से मल्टीपल मीडिया में लाइट ट्रैवल करती है और उसका हम कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं। हम इसके रिलेटेड एक सवाल आपके साथ करें तो आपको और गहराई से चीज़ समझ आएगी। सवाल है कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हुआ। ओके, इसका मतलब ये क्या है, ANG है। So this is given to you, this is equal to 3/2. Okay, and the second part of this is refractive index of the water with respect to air, refractive index of water with respect to refractive index of air। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा ANW, that is equal to 4/3। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आपसे पूछा है NG अपॉन NW, इसका मतलब क्या हुआ, WNG, ये पार्ट आपसे पूछा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू, और इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसकी जगह ये पुट कर दीजिए और इसकी जगह आप ये पुट कर दीजिए, ये वाला पार्ट आपको निकाल लेना है। सिंपली WNG इज इक्वल टू 3/2 upon 4/3। Okay, so this is 3/2 into 4/3, this is 9/8। Okay, so this is the simple application of this refraction through the multiple refracting surfaces. This is all about this video, and we will now proceed ahead with the refraction further in the next video. Thank you very much.